विराट जनतंत्र जगत का आप ऊंचा। जी हाँ, नमस्कार। न्यूज लेटर के साथ हाजिर हूँ मैं, राकेश रंजन। एक बड़ा और मौजूद सवाल। अबुआ राज्य में अजीबोगरीब हालात हैं। लगता है आदिवासी ही झारखंड में प्रवासी हैं। बोकारो में एक विस्थापित युवक की मौत, उसे मूलवासी आदिवासी स्थानीय लोग शहादत कह रहे हैं, आंदोलित हैं। कितनी त्रासदी की बात है कि कारखाना बना और जबरदस्त मुनाफा भी अर्जित कर रहा है, लेकिन विस्थापन और विस्थापितों की समस्या जस की तस खड़ी है। आज से 60-65 वर्ष पहले बने इस कारखाने के लिए यहाँ के लोगों ने कितनी कुर्बानी दी, आज यह किसी को याद नहीं है। तो आइए मेरे साथ आपको कारखाना निर्माण के प्रारंभिक दौर में ले चलता हूं। बिहार के वरिष्ठ पत्रकार हैं, लेखक हैं विनोद कुमार। उन्होंने एक उपन्यास लिखा था, शीर्षक दिया था समर शेष है। यह विनोद कुमार का पहला उपन्यास था। तो यह जो उपन्यास है, शिबू सोरेन दिसोम गुरु के नाम से जो जाने जा रहे हैं और आज की तारीख में सियासत में उनके उत्तराधिकारी हेमंत सोरेन होते हैं, जो मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाल रहे हैं। तो शिबू सोरेन के नेतृत्व में चले धनकटनी आंदोलन पर जो यह उपन्यास समर शेष है केंद्रित है। लेकिन वह वही समय था जब बोकारो कारखाना का निर्माण कार्य भी शुरू हुआ था। उपन्यास के इस अंश में आपकी मुलाकात शिबू सोरेन और अंश के अंत में विनोद बिहारी महतो से भी होती है, और बीच के हिस्से में विस्थापितों की पीड़ा और अधिकारियों की संवेदनहीनता के जीवंत दृश्य दिखते हैं। थोड़ा बड़ा है, लेकिन आप औद्योगिकरण से उत्पन्न विस्थापन के दंश को महसूस कर पाएंगे। तो आइए सुनिए आखिर क्या लिखा है इस उपन्यास में। औद्योगिक विकास के क्रम में मनुष्य ने न जाने कैसे कैसे मशीनों का आविष्कार कर लिया है, लेकिन इस इलाके के लोगों को उनसे अब तक सरोकार नहीं पड़ा है। इस क्षेत्र में होती है आदिम तरीके से खेती, जिसमें हल बैलों का इस्तेमाल होता है। हाँ, दामोदर नदी पर पुल बन जाने के बाद दिन भर में काजवा रेलवे लाइन पर धुआं उगलते स्टीम इंजन और रेलगाड़ी को लोगों ने देखा है, लेकिन स्टीम इंजन रोमांच पैदा करता है, भय और संतरास नहीं। जबकि बोकारो कारखाना के निर्माण के पूर्व भूमि समतलीकरण के लिए भारी भरकम डोजर मशीनें, दैत्याकार क्रेनें आदि क्षेत्र में आने लगी, तो उन्हें पहली बार देखकर लोगों के मन में भय और संतरास ही पैदा हुआ था। मई जून का महीना, बिरान स्टेशन के बाहर झोपड़ी नुमा दुकानों होटलों में थोड़ी चहल पहल, समीप की बस्ती में भी उतना ही सन्नाटा। हाँ, पास में कुछ लोग खेल रहे हैं, कुछ बच्चे खेल रहे हैं, कुछ मवेशी चल रहे हैं, हवा भी उधर से गुजरती है तो एक शोर मचता है। बीच बीच में पलाश के लाल फूल या उसकी कोई पंखुड़ी टूटकर जमीन पर टपक जाती है। दूर से साइकिल पर चला रहा व्यक्ति उन होटलों के पास आकर ठहर जाता है। पसीने से तरबतर चेहरा, पसीने से भीगी कमीज, साइकिल को झोपड़ी में टिकाकर अंगोछे से चेहरा पोंछते हुए होटल के मालिक से पूछता है, भैया समय क्या हुआ? 2:30 बजे हैं। उफ, कैसी गर्मी है, थोड़ा सुस्ता लूं फिर चलता हूं। जाना कहाँ है? मारा फाड़ी जाऊंगा, कुछ काम है। बोलो क्या पियोगे, चाय या लस्सी? भीतर बेंच पर बैठकर अनिच्छा से जवाब देता है, चाय ही दे दो। थोड़ी देर में
होटल का नौकर सामने चाय का गिलास रख जाता है। वह आदमी चाय का गिलास मुंह से लगाता ही है कि अचानक दूर से आती गड़गड़ाहट की आवाज से चौंक पड़ता है। क्या हुआ? अचानक बादल घिराया क्या? नहीं तो फिर यह कैसी आवाज? दोनों बाहर आते हैं। पास के जंगल में खेल रहे बच्चे भी खेलना भूल सड़क के किनारे चले आए हैं। दूसर दोपहर में दूर की वस्तुएं साफ साफ दिखाई नहीं देती। धरती और आकाश के रंग में घुल मिल जाती हैं, लेकिन आवाज स्पष्ट है और फिर आकार भी स्पष्ट होता जा रहा है। बड़ी बड़ी मशीनें भीषण गड़गड़ाहट की आवाज करती चली आ रही है। एक लंबे ट्रेलर ट्रक पर एक विशाल क्रेन लदा है। उसके बाद एक डोजर मशीन शोर मचाती चली आ रही है। पीछे एक ट्रेलर युक्त ट्रक चला रहा है। गड़गड़ाहट की आवाज सुन। वृक्षों की छांव में सुस्ता रहे पक्षी पखेर को शोर मचाते आकाश में उड़ चले हैं। होटल के पास पहुंचकर गाड़ियों मशीनों का वह काफिला भी रुकता है। ट्रक की ड्राइविंग से कूद कर उतरता है उसका चालक, आंखों में काला चश्मा लगाए, सर पर मुरीठा बांधे, मुंह बाए खड़े होटल मालिक से पूछता है, मारा फारी का रास्ता किधर है? बस सीधे चले जाइए, सड़क नहीं मिलेगी। इसी तरह कच्चा रास्ता वहां तक चला गया है। डोजर गाड़ी और पीछे की अन्य गाड़ियों के चालक भी उतरकर होटल के पास चले आए हैं। वे चाय पी रहे हैं और बच्चे गाड़ियों के पास जमा होकर कौतूहल से उन भारी भरकम मशीनों को छू रहे हैं। एक बड़ा युवक कौतूहल से पूछता है, वह कौन सी मशीन है? चालकों में से एक जवाब देता है, क्रेन है क्रेन, भारी से भारी सामान उठाकर एक जगह से दूसरी जगह रख सकता है। और वह पीछे वाली डोजर मशीन है, बड़े बड़े टीलों मकानों को मिनटों में मिट्टी में मिला सकता है। तो गाड़ियों और मशीनों का कारवां फिर चल पड़ा है। जिस गांव बस्ती से होकर गुजरता है वही लोग जमा होकर विस्फाटित आंखों से देखने लगते हैं। जिलिंगटान में शिबू और उनके साथी भी उन मशीनों को देखते हैं। बसंत पाठक बोलते हैं, क्या शानदार मशीनें हैं, क्या कुछ नहीं हो सकता इन मशीनों की मदद से? ड्राइवर कह रहा था, मिनटों में बड़ा बड़ा टीला मिट्टी में मिला देगी यह डोजर मशीन। जलती निगाहों से उन भीमाकार मशीनों को देखते हुए शिबू सोरेन जवाब देते हैं, मत भूलो, यहाँ के दोस्त बनकर नहीं आई हैं, हमें तबाह करने को यहाँ लाई गई है। तो गांव के डोजरिंग का काम शुरू हो गया है। डोजरिंग के पूर्व भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास कल्याण के अधिकारी लाव लश्कर के साथ घरों का सर्वे करने पहुंचते हैं। घरों की कीमत लगाने के अधिकारी वे ही हैं जिनका घर है उनको कीमत लगाने का अधिकार नहीं। कब बना घर? हुजूर बहुत पुराना है, हमारे बाप दादों ने बड़ी मेहनत मशक्कत से बनाया। सामने वाली सहतीर हमने बनवाई और यह बाहर जो 2 कमरे हैं ना हुजूर, उसे हमने बनवाया। घर छोटा पड़ने लगा था। अरे भाई तुम यह बताओ घर कितना पुराना है, सोच समझ कर बोलो, जो तुम बोलोगे उसी के हिसाब से कीमत लगाई जाएगी। कहा ना बहुत पहले बनी थी, सबसे पहले यहाँ सिर्फ एक महुआ का पेड़ और 2 झोपड़ियां थी, मेरे बाबा ने वह पेड़ लगाई थी। भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास कार्यालय का वह नौजवान अभियंता परेशान हो उठता है। अजीब बूढ़े से पाला पड़ा है, झुंझला कर कहता है, बाबा जो पूछता हूँ उसका सीधा जवाब दो, कितना पुराना है यह घर? क्यों पूछ रहे हो यह बात? जो भी कीमत होगी उसमें हर 6 वर्ष पर 10% डिप्रिसिएशन घटाया जाएगा। अब समझे? बूढ़ा व्यक्ति हकलाने लगता है। यह डिप्रेशन क्या हुआ मालिक? नहीं समझा सकता तुम्हें। कितना पुराना है मत बताओ। चलो मान लेता हूँ 30 वर्ष पुराना है, यानी प्रति 6 वर्ष पर 10% के हिसाब से कुल कीमत 50% डिप्रिसिएशन में गया। आधी कीमत मिलेगी। पत्थर की कोई कीमत नहीं, पत्थर सरकार की होती है। मिट्टी की दीवार है, मिट्टी की क्या कीमत होगी भला? रही बांस बल्ले चौकट की बार, इसके अलावा बनाने की मजदूरी। नहीं हुजूर, हम घर बनाने के लिए हमने मजदूर नहीं रखे थे, अपने हाथों से बनाया था। अभियंताओं के सर पर हाथ मारा और साथ आए बाबू से बोला, गजब बेवकूफ से पाला पड़ा है। अरे भाई घर बनाने में शर्म लगा ना, तुम्हारा हो या किसी मजदूर का। बाबू बोला, जाने दीजिए साहब, सीधे साधे लोग हैं, एक मोटा मोटी हिसाब कर पेमेंट करवा दीजिए। क्या नाम हुआ तुम्हारा? फुलेश्वर माझी। ठीक है, तुम्हें घर के 800 मिलेंगे।
जितनी जल्दी हो घर खाली कर पुनर्वास क्षेत्र में चले जाओ, किसी भी दिन डोजरिंग हो जाएगा। पिंडर गढ़िया गांव का सर्वे हो चुका है। सुबह सुबह डोजर गाड़ी भारी लाव लश्कर के साथ शासकीय अनुमंडलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक आदि पहुंचते हैं। अल्पसंख्यक बहुल गांव है, लोगों को पेमेंट हो चुका है, लेकिन लोगों का कोई भरोसा नहीं कब भड़क उठे। अपने हाथों से पूरे परिवार ने मिलकर मकान खड़ा किया। देखते देखते मिट्टी के दूहों में वह बदल जाए तो दुख होगा ही। गांव के शुरू में ही जमीरुद्दीन अंसारी का 2 मंजिला ईंटा का मकान। बूढ़े ने पेमेंट लेने में भी भारी नाजो नखरा किया था और आज भी अड़ गया है। घर पर डोजर नहीं चलने देगा। घर के सामने खड़े नीम के दरख्त से लगाकर मजबूती से खड़ा हो गया। बेटे समझा रहे हैं, अब्बा मुंह कैसा, पेमेंट ले चुके हैं हम, अब हमारा कोई हक नहीं। चल भाग नालायक, पेमेंट तैने उठाया, तू भाग यहाँ से, मैं नहीं जाने वाला, मेरी कब्र यहीं बनेगी। डोजर गाड़ी का ड्राइवर रहम दिल है, जानता है कितनी मुश्किल से खड़ा होता है घर। अनुमंडलाधिकारी हड़बड़ाए से पहुंचते हैं। काम शुरू होते ही यह मुसीबत खड़ी हो गई। बाबा सामने से हट जा, पुनर्वास क्षेत्र में इससे बढ़िया घर बनवा देंगे हम। बूढ़ा टस से मस नहीं होता। पुलिस अधीक्षक समझाने की कोशिश करते हैं। आप नहीं समझेंगे साहब, मेरे बूढ़े अम्बा का इंतकाल इसी घर में हुआ था, मेरे बच्चों का जन्म इसी घर में, मैं कैसे छोड़ सकता हूँ इस घर को। कोई खौफ नहीं, चढ़ा दीजिए डोजर मेरे ऊपर, उफ न करूंगा। पुलिस अधीक्षक झल्ला जाते हैं। हटाओ इस खपती बूढ़े को। 3-4 सिपाही आगे बढ़ते हैं, बूढ़े को जबरन पकड़कर उस जगह से हटाते हैं। अनुमंडलाधिकारी डोजर के ड्राइवर का आदेश देते हैं, चलाओ डोजर, ढा दो इस मकान को। ड्राइवर कठपुतली साहब का आदेश होते ही डोजर गाड़ी की सीट पर बैठ जाता है। भर 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 कर उठता है डोजर गाड़ी की शक्तिशाली मशीन। बूढ़ा जमीरुद्दीन जवानों के हाथों से छूटने के लिए फड़फड़ा रहा है। वह अपनी पूरी ताकत वह झोंक देता है। वह टूटी सामने की सहतीर, खंबे, नक्काशी वाला दरवाजा। अब्बा यहीं बैठकर हुक्का पिया करते थे। सामने की दीवार ढह गई, जनान खाना नंगा हो गया। उसके कलेजे में गहरी पीड़ा उठती है, फिर वह जवान की बाहों में लटक जाता है। बूढ़े जमीरुद्दीन की मौत के बाद भी डोजरिंग रुका नहीं। हाकिमों और गणमान्य व्यक्तियों का भी ख्याल था, राष्ट्रीय विकास के मार्ग में छोटी मोटी कुर्बानी तो देनी ही पड़ेगी। कारखाना लगेगा तो लोगों का जीवन बदलेगा, नौजवानों को रोजगार मिलेगा। क्या धड़ा है इस पुराने जीवन से चिपके रहने में। इसलिए बूढ़े जमीरुद्दीन के मरने के बाद डोजरिंग का काम दूने बेग से चल पड़ा। माराफाड़ी, बिशनपुर, राउडी, हासनसोल, भर्रा, हरिला, पत्थरकट्टा आदि गांवों का नामो निशान मिट गया। भर्रा के लोगों को गर्दा नदी की दूसरी तरफ बसने के लिए जगह मिली। डुमरो, सिवंडी, बासगोड़ा, कुरामगढ़, बोकारो मुख्य सड़क के दूसरी तरफ गड़गा के किनारे हरिला और अन्य कई बस्तियां उठकर चास पुनर्वास क्षेत्र में ले जाया गया। भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास कार्यालय के अधिकारियों ने सजबाग तो बहुत दिखाया था कि पुनर्वास क्षेत्रों में सड़क, बिजली, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र आदि की व्यवस्था की जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पुनर्वास क्षेत्र में जमीन की प्लॉटिंग कर लोगों को घर गृहस्थी के सामान के साथ भेज दिया गया। नई जगहों पर कई जगह विस्थापितों का टकराव उन लोगों से हुआ जिन्होंने पहले से उन जगहों पर कब्जा जमा रखा था या वहां पर बसे हुए थे। मुस्लिम बहु डुमरों में बहुत पुराने जमाने में बिहार सरकार का प्राइमरी स्कूल हुआ करता था, जो रेलवे क्रॉसिंग के पास पुरानी आबादी के बीच चला करता था। विस्थापितों के साथ वह स्कूल भी पुनर्वास क्षेत्र में शिफ्ट कर दी गई, लेकिन स्कूल के लिए पुनर्वास क्षेत्र में भूमि आवंटित नहीं की गई। बहुत से ऐसे गांव थे जिन्हें विस्थापित तो होना था, लेकिन अधिकारियों ने उस वक्त इस बात पर जोर नहीं दिया, क्योंकि उस वक्त उन्हें तत्काल उस जमीन की जरूरत नहीं थी। इसलिए नोटिफिकेशन और मुआवजे के भुगतान के बावजूद उनसे कहा गया कि फिलहाल वे वहीं बसे रह सकते हैं। उन गांवों के लोगों ने इसे हाकिमों की रहमदिली समझी, लेकिन बाद में यह भेद खुला कि इसमें रहमदिली की कोई बात नहीं थी। प्रबंधन ने विस्थापितों को भी 2 श्रेणियों में विभाजित कर रखा था। पहली श्रेणी के विस्थापित वे थे जिनकी जमीन और घर दोनों का अधिग्रहण कारखाने के लिए हुआ था, और दूसरी श्रेणी के विस्थापित वे जिनकी सिर्फ जमीन अधिग्रहित की गई थी। इन दोनों तरह के विस्थापितों में नौकरी में प्राथमिकता उन्हें दी गई जो प्रथम श्रेणी के विस्थापित थे, यानी जिनकी घर जमीन दोनों अधिग्रहित किए गए।
उकड़ीद, महुआर, चैताटार, बैदमारा, धनडबरा, लेबाटार, महेशपुर, पचैरा आदि कुछ ऐसे ही गांव थे जहां के विस्थापितों को प्रथम श्रेणी का विस्थापित न मानकर उस वक्त रोजगार के अधिकार से वंचित कर दिया गया। जमीन का भुगतान एक मुश्त शुरू नहीं हुआ। सरकारी अधिसूचना के अनुसार नोटिफिकेशन का नियम यह था कि जिस समय जिस दर पर नोटिफिकेशन हुआ था उसी दर पर भुगतान होगा। अब नोटिफिकेशन तो 56 में ही हुआ था और अधिग्रहण शुरू हुआ 10 वर्ष बाद। यदि 56 में नोटिफिकेशन के तुरंत बाद जमीन का अधिग्रहण और भुगतान साथ साथ हो जाता तो कोई बात थी। अब 10 वर्ष बाद उसी पुराने दर पर भुगतान हो यह विस्थापितों को मान्य नहीं था। कई स्तरों पर इसका विरोध हुआ और अंत में सरकार ने उस नियम में संशोधन यह किया कि नोटिफिकेशन के 3 वर्ष के भीतर जमीन का अधिग्रहण प्रबंधन नहीं करती और उसका भुगतान नहीं करती तो वह जमीन फिर से री नोटिफाइड हो जाएगी। उसके लिए फिर से नोटिफिकेशन करना होगा और बीच की अवधि का 30% सूद देना होगा। लेकिन इसके लिए प्रावधान यह रखा गया कि जमीन से मालिक को रेफरेंस केस करना होगा। यह पूरा इलाका अशिक्षित लोगों का था। उनको न तो नियम कानूनों की जानकारी थी और न इतना सामर्थ्य था कि कोर्ट में वे रेफरेंस केस करते। वैसे कुछ लोगों ने इस जानकारी का फायदा उठाया और उनमें से एक हरिला टोला का केस्टो भी था। उसे पता चला कि चास कोर्ट में एक वकील सप्ताह में 2-3 दिन धनबाद से आते हैं। नाम है विनोद बिहारी महतो। इसी तरह के मामलों में महारत रखते हैं। केस्टो एक दिन चास कोर्ट में मिला। सांवला रंग औसत कद काठी, लेकिन पूरे व्यक्तित्व में फाइयापन की जगह एक तरह की सहृदयता। ध्यान से केस्टो की बात सुनी और बोले, ठीक है, अपना सारा कागज पत्तर यहीं छोड़ जाओ। एक दिन आना, कुछ कागजों पर दस्तखत करने होंगे, उसके बाद तुम्हें यहाँ आने की भी जरूरत नहीं। केस्टो ने पूछा, और वकील बाबू आपकी फीस? विनोद बाबू हंसे, देखें कितने पैसे हैं जेब में? नहीं है, जाने दो। मुकदमा जीतने के बाद जो मुआवजा मिलेगा उसमें सैकड़े 10 रुपए दे देना। बोलो मंजूर है? केस्टो की बातें खिल गई। मंजूर है वकील बाबू, मंजूर है। बाद में उसने सुन, विनोद बाबू वकील होने के अलावा बहुत बड़े कम्युनिस्ट नेता भी हैं। शिबू को घर से बाहर निकले कई महीने बीत चुके थे। यहाँ वहां भटकते रहने की थकान और विस्थापितों के लिए कुछ न कर पाने की हताशा ने उन्हें तोड़ कर रख दिया था। जेलिंगटन में रात सोने के पहले गणेश तिवारी से बोले, मैं कल सुबह गांव लौट जाऊंगा। क्या घर की ज्ञात सताने लगी? नहीं, वैसी कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ रहकर भी अब क्या करना। फिर उदास स्वर में बोले, इस दुनिया के लिए नहीं बना हूं मैं। यहाँ सभी मुझे अपरिचित लगते हैं, उनसे कैसे बोलूं? यह बहुत बार मेरी समझ में नहीं आता। लगता है मैं किसी और धरातल पर हूँ और वे किसी और धरातल पर। बीएसएल के अधिकारियों ने कितनी सहूलियत से बातचीत की थी, लेकिन उनके कर्म रहे बिल्कुल उलट। तो तुम ठीक कर रहे हो शिबू, वे जो कहते हैं वैसा करते नहीं। यह भी सही है कि उनके और हमारे सरोकारों में अंतर है। उन्हें हर कीमत पर यहाँ कारखाना लगाना है और हम अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं। फिर भी इतनी निराशा ठीक नहीं। सभी को अपने अस्तित्व के लिए सतत संघर्ष करना पड़ता है। संघर्ष से मैं नहीं घबराता, लेकिन लड़ाई का उनका गणित कुछ समझ भी तो आवे। वे कहते हैं हमें हमारे भलाई के लिए ही हमें उजाड़ रहे और विरोध करने पर बंदूक हमारी छाती पर भिड़ा देते हैं। तो जो यह समर शेष है उसका हिस्सा जो मैंने आपको सुनाया, और आज की तारीख में कई दशक बीत जाने के बाद आज की जो स्थिति है, जहां हक मांगने, नौकरी मांगने वाले युवक की लाठी से पीट कर हत्या कर दी जाती है। मौत के बाद परिवार को क्या मिलता है? अपने लाल को खोने के एवज में नौकरी, पैसे। क्या पैसे से, नौकरी से ही किसी इंसान की कीमत आकी जा सकती है? तो संजीदगी से सुनिए, गुनिए। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था कि क्यों अपनी ही जल जंगल जमीन के लिए आज भी
आदिवासी मूलवासी लड़ने को मजबूर हैं। क्यों? आदिवासी ही झारखंड में प्रवासी बन गए हैं। सियासत की इसमें क्या भूमिका है? रहनुमा रहबर सचमुच रहबर है वह या रहजन का काम कर रहा है? बहुत सारे सवाल हैं। संजीदगी से सुनेंगे, प्रतिक्रिया देंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। अगर आपने न्यूज लेकर विद राकेश रंजन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करेंगे। नमस्कार।